ये छठे मेंबर की बात की तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। मैंने सुना, मेरे लिए भी कई इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि जब 5 परमानेंट इसके मेंबर बने थे तो उस वक्त दुनिया का साइज, यूनाइटेड नेशन का साइज 50 था। आज उसका साइज 193 हो चुका है। तो उसके लिए भारत को ज्यादा काम करना होगा। ये वाकई बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मैं एग्री करूंगा। फिर उन्होंने कोविड के बारे में कहा कि कोविड के अंदर कोविड की वजह से इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, यूक्रेन की जंग है, गाजा की जंग है, और जो एक परसेप्शन है दुनिया में कि यूनाइटेड नेशन इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर लोग अब इतना एतमाद भी नहीं करते। तो वो ये सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। यूनाइटेड नेशंस को अपना जो एक परसेप्शन है, अपना जो बाहर लोगों के ज़हन में, उसको भी तब्दील करना होगा। जो भारत के हवाले से जो मुश्किलात हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा कि भारत के सब, जो मेरे लिए भी एक तशवीश का मसला, जो वजह ये है तशवीश मेरे लिए भी, कि मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और सितंबर अक्टूबर में उन्होंने ओथ लेना है, लेकिन वो अपने ओथ से पहले ही चाइना जा चुके हैं। पिछले जो 2-3 हफ्तों से नई चीजें आ रही हैं जो चाइना के हवाले से, और वो कंसर्न होना चाहिए अमेरिका को और भारत को। भारत को रीजन में कंसर्न होना चाहिए, अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंसर्न होना चाहिए। कि अमेरिका को जाहिर है इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल मजबूर, लाचार सा नजर आ रहा है, बीमार नजर आ रहा है। जिस तरह जो बाइडन नजर आ रहे हैं, वही अमेरिका की हालत है। तो उसमें मालदीव के साथ चाइना की इंटरेक्शन, फिर उसके बाद श्रीलंका, IMF ने कहा कि जब तक आप चाइना के लोन रिस्केड्यूल नहीं करेंगे, हम आपके साथ फॉरवर्ड नहीं जाएंगे। तो उनके प्राइम मिनिस्टर चाइना गए। उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाइना चले गए। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है, वो तो फिर पैसा जहां से डॉलर नजर आए वहीं CPEC के इधर उधर सारा वो चल रहा है। और बल्कि जो खत लिखा गया है जो बाइडन के हवाले से भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, वो भी इसी एक पजल का हिस्सा है कि जब वो देखते हैं कि चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, और वो जो चाहते थे, अमेरिकन चाहते थे कि भारत चाइना के साथ हालते जंग में चला जाए लद्दाख पे, वो नहीं गया है। वो एक अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी मर्जी के, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फैसले करते हैं। तो वो जब भारत के साथ जब भी वो अमेरिकन रिलेशनशिप के अंदर कोई मोड़ आता है, तो वो फौरन पाकिस्तान के साथ अपना लेटर लिख देते हैं। IMF को ग्रीन सिग्नल, पहले ही अमेरिकन ने कहा इनकी मदद की जाए। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है भारत के लिए अब सोचना होगा कि छठा मेंबर तो मैं समझता हूं कि भारत हैज गेन द इन्फ्लुएंस, लेकिन उस रीजन में चाइना को किस तरह काउंटर करेंगे। चाइना सबसे ज्यादा ये करता है कि क्योंकि ये सारे डेवलपिंग कंट्री है, इनके अंदर करप्शन बड़ी आम है, वो पैसे देते हैं, पैसे खुले लगाते हैं चाइनीज। इसको आपको पता ही है, करप्शन वो जहां जाते पैसा फेंकते। पाकिस्तान में भी देखे ना आपने, पिज्जे जितने बनाए हैं वो सारे चाइना ने। पापा आपको पता है पाकिस्तानी फ्रेंचाइज है अब तो, पापा जान, उसका नाम चेंज करके तो पाकिस्तान जान रखना चाहिए पापा जान की बजाय। 150 पिज्जा तो आपका है उसमें। तो अब वो उसमें मलेशिया वाले भी चले गए हैं पापा जान लेने के लिए, फिर से मालदीव भी चला गया, नेपाल भी जा रहा है। अब उसको डॉक्टर जयशंकर साहब को कोई उसका प्लान बनाना होगा, बल्कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। बल्कि एक और जो सबसे बड़ी बात कल हुई है, आरजू बांग्लादेश के अंदर से चाइना आउट के नारे लगने शुरू हो चुके हैं कि इंडियन प्रोडक्ट को बैन किया जाए, जिसका जो हसीना वाजिद है उन्होंने जवाब दिया है अपनी अपोजिशन को। BNP जो उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, खालिदा जिया, उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपके घरों में जितनी साड़ियां पड़ी हैं अपनी बीवियों की, भारतीय साड़ियां, उनको पहले तो निकाल के बाहर आग लगाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। किसी और ने बल्कि ये कहा है कि इस वक्त भारत से इतनी चीजें इंपोर्ट होती हैं बांग्लादेश के अंदर, अगर इस तरह की बात की गई तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें आरजू में अभी भी इस चीज को दरगुजर नहीं करना चाहिए डॉक्टर जयशंकर साहब को कि बांग्लादेश के अंदर कोई वाच करें कि चाइना किन किन लोगों को पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली इज अ मैटर ऑफ लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप। और आप भारत का मुकाबला करप्शन के साथ है। इन करप्ट ममालिक को साथ लेके आगे चलना इतना आसान नहीं है। तो एक तो ये मसाइल हैं जो भारत के, खासकर जब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के हवाले से, छठा मेंबर बनने के हवाले से, उस रीजन में ये मसाइल आ रहे हैं। मेरे लिए खुद ये परेशानी का मसला सोच रहा था कि मलेशिया जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले वो कहाँ चले गए हैं, चाइना के अंदर। तो ये एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए।
दूसरा, मुझे जो आर्टिकल 2 पढ़ने की पिछले दिनों मुझे मौका मिला है। एक तो आर्टिकल मैंने पढ़ा जो मोदी साहब के 10 साल, बड़ा अच्छा उन्होंने आर्टिकल लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजिटाइज किया गया है भारत को, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, बड़े नोट बंद किए, बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आया है। उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी और उनका $3500 पर कैपिटा इनकम होना, इसको बड़ा सराहा गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड, उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जो है वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर गए थे, लेकिन उसको पुश किया है मोदी साहब ने, बायोमेट्रिक उसके जो किए गए, उन्होंने उसका क्रेडिट दिया है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में मोदी साहब को 2 चीजों को टच नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल को नहीं टच करना चाहिए, इलेक्शन के बाद कर लेते, हालांकि वो लीगल मैटर था, 9 नोटिस थे, वो खुद नहीं आए। उसको क्रिटिसाइज दुनिया कर रही है, शायद उसको साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है अथॉरिटेरियनिज्म के साथ। और फिर उसके बाद कांग्रेस के जो अकाउंट बंद किए गए हैं, ये भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको समझती है कि शायद दिस इज रॉन्ग। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस इतनी पिछले 10 साल की है, मैं समझता हूँ उनको ऐसी इससे इज्तनाब भी करते तो फिर भी उन्होंने बड़ी क्लियर मेजोरिटी ले लेनी थी, इसमें कोई शक नहीं। इस पे कहूंगा गौतम अडवाणी, फिर लोग जो बातें जो खासकर करते हैं कि गौतम अडवाणी और अंबानी ग्रुप के बारे में, इसमें भी आर्टिकल में लिखा था और भी कई चीजें दूसरे मैंने अखबार के अंदर पढ़ी हैं कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही है। भारत के अंदर देहात जो है वहां पे गुर्बत काफी है, और ये ऐसी चीजें लिखी। फिर एक और आर्टिकल लिखा गया है इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, भारत और वियतनाम को कंपेयर किया गया है। जो चाइना से लोग निकल के, चाइना से जो बिजनेस निकल के जाता है, उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है वियतनाम। उसमें उन्होंने कहा है कि खासकर जो चीजें उस आर्टिकल में लिखी गई, 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, उनके लॉज जो है हर स्टेट के डिफरेंट है। एक तो ये उन्होंने डिफिकल्टी कही है कि वियतनाम के अंदर ऐसा मसला नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी जो उन्होंने जो सामने चीज लिखी उस आर्टिकल में कि रेट जो है लेबर का, जो लेबर वियतनाम की सस्ती है भारत की लेबर से। तीसरा मसला उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, इंपोर्ट का टैक्स ज्यादा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वियतनाम के अंदर वो नहीं है। फिर जब मैं यही इस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई मेरे सामने। आई वाज शॉक्ड। वियतनाम इज अ स्मॉल कंट्री, लेकिन उसके 45 एयरपोर्ट्स, 286 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 9 सी पोर्ट्स हैं, 16 लैंड पोर्ट्स हैं, और 706 मिलियन टन कार्गो हर साल प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है वियतनाम। अमेजिंग। दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी है, एक पार्टी है, उनको वहां पे अपोजिशन नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, यूनियन है। जो अगर आप उनके साथ, सोशलिस्ट पार्टी के साथ आप फिट हैं तो आपको किसी चीज की परेशानी सोच नहीं। अब खासकर इसी हवाले से एक चीज मैं और मिस नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल उस रीजन के अंदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या रखा। अल्टीमेटली वी आर पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, मेरी मादरे मिल्लत है। हालांकि मुझे वहां से कोई अच्छी खबर कभी नहीं आती है, अफसोस है, दुख है मेरा, ये मैं सुनना चाहूंगा, कान तरस रहे हैं इस बात। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने तशवीश का इजहार किया है कि इस साल अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने की एक और कोशिश में चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एलएसी के साथ विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की है। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय की सोमवार की हरकत अरुणाचल प्रदेश में स्थानों पर दावा करने का नवनीतम प्रयास है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में तथाकथित मानकृत भौगोलिक नामों की एक सूची जारी की है। चीन ने जिन 30 स्थानों का नाम बदला, उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा, 11 आवासीय क्षेत्र और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। चीन ने इन नामों को चीनी अक्षरों में लिखा है। 2017 में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश में 6 स्थानों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड नामों की प्रारंभिक सूची जारी की थी। इसके बाद 21 में 15 स्थानों वाली दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें 2023 में 11 अतिरिक्त स्थानों के नाम वाली एक और सूची जारी की गई।
इस बीच भारत अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रों पर दावा करने के चीन के इस प्रयास को अस्वीकार करते हुए इस पर जोर देकर कहा कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और अविकृत नाम निर्दिष्ट करने की इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अगर मैं आज आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा था, अरुणाचल प्रदेश मामले पर हमारी स्थिति बार बार बहुत स्पष्ट की गई है। हाल ही में हमने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। चीन जितनी बार भी चाहे अपने निराधार दावों को दोहरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।